Hello students, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams. Students, in today's lecture we are going to discuss an important topic of geography, that is atmosphere, its origin as well as composition. This topic is very much important for all the competitive exams and it is generally covered under the head of environment as well as physical geography. It is covered very beautifully in NCERT books, but here I'll try to enrich this topic with more information from the competitive point of view. So first of all, we must define what is atmosphere. In simple definition, atmosphere is a collection of gases held near the earth by gravity. तो एटमॉस्फेयर एक गैसेस का घेरा है जिसको कि अर्थ ने अपनी ग्रेविटी से रोक के रखा हुआ है एंड इट्स वेरी सिंपल आंसर टू द क्वेश्चन। और ये जनरली पूछा भी जाता है कि ऐसा क्या कारण है कि सिर्फ धरती ही अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे कि जीवन है। तो इसका आंसर होता है बिकॉज यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। अब अर्थ पे एटमॉस्फेयर क्यों है, बाकी सारे प्लैनेट्स पे एटमॉस्फेयर ऐसा एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है जहाँ पे कि लाइफ पॉसिबल हो सके, तो इसका हम आंसर करते हैं बिकॉज अर्थ पे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ग्रेविटी है। तो ये ग्रेविटी ही गैसेस की कलेक्शन को रोक के रखती है और जिस वजह से कि धरती पर जीवन संभव है। पर यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे रिटन है, however it is also pulled away from the earth because a vacuum exists in the outer space। मीन्स एक्चुअली दो फोर्सेस काम करती हैं। एक फोर्स ऐसी है जो कि इन गैसेस के घेरे को धरती के सरफेस से दूर लेके जाती है, अवे फ्रॉम द सरफेस। और ये क्यों है? बिकॉज आउटर स्पेस में क्या है? वैक्यूम है। वैक्यूम क्या होता है? वेयर लाइक एब्सेंस ऑफ मैटर, जहाँ पे एब्सेंस है, एयर भी नहीं है, मैटर कुछ भी नहीं है, तो वो उस वजह से वो आउटर स्पेस जो है वो उसको अपनी तरफ खींचता है उन गैसेस को। अब ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर आप एक सिंपल सा प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये क्या कहता है? दैट इज एनर्जी and thereby mass, because energy and mass are interrelated, as you can refer to Einstein's theory of relativity here. So energy moves from areas of higher concentration to the areas of lower concentration। आपके सरफेस के पास ज्यादा concentration है in comparison to the upper part, more towards the outer space। तो इस वजह से अगर हम इस लॉ को अप्लाई करते हैं तो दूसरी फोर्स भी हमें समझ आती है जो एटमॉस्फेयर के ऊपर एक्ट कर रही है, जो कि उसको धरती के सरफेस से दूर लेके जाती है। और पहली फोर्स उसको धरती के सरफेस के पास खींचती है और वो फोर्स कौन सी है? आपकी ग्रेविटी। तो फिर होता क्या है, बैलेंस कैसे अचीव होता है? दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में अगर काम कर रही हैं तो फिर क्या होता है? तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये क्या है? ए बैलेंस इज अचीव्ड बिटवीन डाउनवर्ड डायरेक्टेड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अपवर्ड डायरेक्टेड फोर्स ऑफ बायंसी। तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में एक जगह पे, एक प्लेस पे आके एक बैलेंस होता है जिसको हम टेक्निकली हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और ये बैलेंस अचीव होने की वजह से हमारे आसपास एटमॉस्फेयर स्टे करता है, ठीक। और चाहे जब भी कभी हम अपनी धरती की सतह से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि बहुत दूर दूर तक जो है वो आसमां है, या जिसको हम अपनी आम भाषा में बोलते हैं, या जिसको लगता है कि एटमॉस्फेयर बहुत दूर तक, बहुत ऊंचाई तक फैला हुआ है। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, अगर हम मान लीजिए अभी ये समझते हैं कि जो अर्थ है उसकी तुलना अगर हम एक एप्पल के साथ, एक सेब के साथ करते हैं तो एटमॉस्फेयर उतना ही है जितना कि एप्पल के ऊपर, सेब के ऊपर उसकी जो पतली सी परत होती है जिसको हम जनरली छील के खा लेते हैं, तो सिर्फ उतनी सी ही एक्चुअल में एटमॉस्फेयर की मोटाई होती है। सो एक्चुअली एटमॉस्फेयर किस चीज का बना है? अगर हम उसको टेक्निकली देखें तो एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ गैसेस एज वेल एज एरोसोल्स। इसमें गैसेस के साथ साथ एरोसोल्स भी होते हैं। नाउ व्हाट आर एरोसोल्स? Aerosols are solid and liquid particles suspended above the surface and are too tiny for gravity to pull downwards। तो एरोसोल्स क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, जो कि इतने छोटे हैं तो वो हवा में ही लटके रहते हैं और उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट नहीं करती। तो इस तरह से
साथ साथ एरोसोल्स भी होते हैं। सो सॉलिड एरोसोल्स की एग्जांपल्स हैं आइस क्रिस्टल्स, वोल्केनिक सूट पार्टिकल्स, जो ज्वालामुखी के टाइम पे वो बहुत ही माइन्यूट जो सूट निकलती है, धुआं निकलता है, उसमें छोटे छोटे, आप इसको आम भाषा में राख कह सकते हैं, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो। सॉल्ट क्रिस्टल्स फ्रॉम ओशंस, देन सॉइल पार्टिकल्स, मिट्टी के छोटे छोटे कण। तो ये सारे किसकी एग्जाम्पल हैं? सॉलिड एरोसोल्स की। लिक्विड एरोसोल्स में क्या आ सकता है? जैसे कि क्लाउड, फॉग ड्रॉपलेट्स, ये सारे, क्योंकि क्लाउड भी कैसे बनते हैं एक्चुअली, लिक्विड फॉर्म, थोड़ा सा जो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और उसके साथ साथ कुछ सॉलिड पार्टिकल वहां पे हैंग करते हैं, तो उससे क्या बन जाता है आपका क्लाउड। तो इसको हम किसकी एग्जाम्पल मानते हैं? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड एरोसोल्स। ओके, तो इस तरह से हमने एटमॉस्फेयर क्या है इसको अच्छे से डिफाइन कर लिया और समझ लिया कि इसमें क्या क्या होता है। पर इसके साथ ही ये भी तो दिमाग में आता है कि एटमॉस्फेयर आया कहाँ से, किस तरह से, बिकॉज ज्योग्राफी इज अ साइंस, तो व्हाट, हाउ, व्हेन, ये सारे क्वेश्चंस तो साथ में ही आते हैं। तो ये भी बात दिमाग में आती है कि एटमॉस्फेयर आया कहाँ से, राइट? तो उससे ही कंसेप्ट बनती है हमारी ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट को भी थोड़ा सा ध्यान में देना पड़ेगा। तो इस बात को समझाने के लिए ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है, इस तरह की कोई एग्जैक्ट चीज़ें नहीं होती हैं, जस्ट एक स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से ओरिजिन हुआ यूनिवर्स का। तो हम सब जानते हैं कि शुरुआत में क्या था? सिर्फ मैटर था, और वो सारा का सारा मैटर एक ही जगह पर ही कन्फाइंड था, एक ही जगह पे था, ठीक है। और उस पे क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। उस एक्सप्लोजन से वो जो मैटर है वो अलग अलग जगह पे बिखर गया। अब उस मैटर पे ग्रेविटी ने एक्ट किया, और ग्रेविटी में एक्ट करने की वजह से वो सारे पार्टिकल्स बहुत क्लोज आना शुरू हुए, और वो उससे क्या बनी? डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज बनी। अब वो गैलेक्सीज में जो मैटर था वो स्लोली क्या होना शुरू हुआ? कंडेंस होना शुरू हुआ, उसमें कंडेंसेशन हुई, जिसकी वजह से वहां पे क्या स्टार्ट हो गया? न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन एक क्या होता है? फिजन। फिजन में क्या होता है कि एक एटम उसमें एक से ज़्यादा मतलब दो में ब्रेक करता है, और फ्यूजन में क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा एटम्स फ्यूज करते हैं, फ्यूज होके वो एक बनते हैं। तो इसमें क्या हुआ? न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ? बर्थ ऑफ द स्टार्स। और स्टार्स में जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसमें क्या होता है? जो आपका लाइटर एलिमेंट हाइड्रोजन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हैवियर एलिमेंट हीलियम में। इस तरह से फिर वो जो स्टार्स हैं वो भी स्टार्स उसमें धीमे धीमे एक्सप्लोड करना शुरू हुए। जब स्टार्स में एक्सप्लोजन होता है तो इस तरह से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, फिर से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, और वो सारी जो गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स के जो गोले हैं उसको हम एक सिंपल टेक्निकल भाषा में बोल देते हैं नेबुला। तो इस तरह से ही किसी एक नेबुला से अराउंड 5 बिलियन ईयर्स बिफोर, ये सारी घटना के लिए अराउंड 15 बिलियन ईयर्स की बात की जाती है कि 15 बिलियन ईयर्स पहले, और यहाँ पर आते आते जब तक हमारा सोलर सिस्टम बना है तो हम बोलते हैं अराउंड 5 बिलियन ईयर्स बिफोर हमारा सोलर सिस्टम इमर्ज हुआ। और वो सोलर सिस्टम इमर्ज होने से सन के ग्रेविटेशन से फिर क्या हुआ? इसी सोलर सिस्टम के विद इन क्या बनना शुरू हुए? हमारे प्लैनेट्स। इसी तरह से ही अर्थ भी बनी, बिकॉज अर्थ इज वन अमंग द सेवरल प्लैनेट्स, राइट? प्लैनेट्स की तरह ही एक और कंसेप्ट होती है प्लैनेटेसिमल्स। सो ये प्लैनेटेसिमल्स क्या होते हैं? दीज आर स्मॉल बॉडीज दैट फ्यूज टू फॉर्म प्लैनेट्स। तो ये छोटी छोटी बॉडीज हैं जो मिलके प्लैनेट को बनाती हैं। एक्चुअली हुआ क्या? कोलिजन विद प्लैनेटेसिमल्स कंट्रीब्यूटेड हेवियर एलिमेंट्स एंड मास टू ग्रोइंग अर्थ। तो ये टाइम टू टाइम ऐसे बहुत सारे प्लैनेटेसिमल्स जो हैं वो अर्थ से कोलाइड करते रहे, टकराते रहे, जिससे कि अर्थ के मास ने ग्रो किया, एंड इवन वाइल शैटरिंग एंड मेल्टिंग इट्स हॉट सरफेस, यहाँ पे कुछ मेल्टिंग भी होना स्टार्ट हो गई, और इस तरह से अर्थ ग्रो करना शुरू हुई। और ये भी बात याद रखिएगा कि मून कैसे बना। तो ये माना जाता है कि वन सच कोलिजन मे हैव क्रिएटेड मून। यही प्लैनेटेसिमल्स में
कोई बहुत ज़बरदस्त कोलिजन कभी की अर्थ के साथ हुई और उससे एक टुकड़ा जो है वो अलग हो गया, जो कि आज हमारा अर्थ का सैटेलाइट है, दैट इज मून। और in fact remnants of these planetesimals are present today in the vast asteroids belt between Mars and Jupiter। यहाँ तक कि जो आज हमारे पास एस्ट्रॉयड बेल्ट है जो कि एग्जिस्ट करती है, अगेन रिमेंबर, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ये दोनों प्लैनेट्स के बीच में, ये है क्या, ये इन्हीं प्लैनेटेसिमल्स के बचे हुए टुकड़े हैं, रेमिनेंट्स हैं। तो जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उन सब में अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन, सिंपल एज वेल एज टफ, दैट वी हैव कवर्ड, वो हम कवर कर चुके हैं। तो चीज़ों को सिर्फ समझने में ध्यान दीजिए, अगर आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी तो याद भी हो जाएंगी, और जब याद हो जाएंगी तो उस पर किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आए, चाहे वो बहुत ईजी फॉर्म में हो या जैसे सिविल सर्विसेज में आगे मल्टीपल ऑप्शंस में होता है, जैसे 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स देने के बाद फिर आगे कोड्स में ऑप्शंस दी हो, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दैट इज योर ओर्ट्स क्लाउड। ठीक है, ये क्या होते हैं? द कलेक्शंस ऑफ द आइसी कॉमेट्स एंड डस्ट दैट सराउंड्स द आउटर एज ऑफ अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के आउटर एज में भी हमें कुछ ऐसा मैटर मिलता है जिसको कि हमने टेक्निकली ओर्ट्स क्लाउड का नाम दिया है। यहाँ से भी हमें समझ आया है दैट edge of the solar system also refers to the early stage of solar system formation। यहाँ से भी हमें समझ आया है कि किस तरह से हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ था। इसी तरह से इन द अर्लियर टाइम्स अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज बिलीव्ड टू हैव कंसिस्टेड ऑफ लाइट एंड इनर्ट गैसेस। तो शुरुआत में जब एटमॉस्फेयर फॉर्म हुआ अर्थ पे, उस टाइम पे अर्थ पर जो थी गैसेस थी वो लाइट और इनर्ट नोबल गैसेस मेनली थी, और इसमें एग्जांपल्स हैं आपकी हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन एंड आर्गॉन। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने कंप्यूटर एग्जाम्स में ऑलरेडी देखे हैं, जिसमें कि ये था कि एटमॉस्फेयर में एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ द एटमॉस्फेयर विच वर द गैसेस प्रेजेंट। तो उसमें आई थिंक ऑप्शंस में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही था, इसके अलावा ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गोन ऐसी इनर्ट गैसेस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी जिस टाइम पे हमारा एटमॉस्फेयर का ओरिजिन हुआ था। लेकिन फिर क्या हुआ? These gases were swept away as solar wind developed। तो जैसे ही सोलर विंड डेवलप हुई, सन से क्या होता है, बहुत सारे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सोलर विंड। तो सोलर विंड के आने की वजह से फिर ये गैसेस जो हैं एटमॉस्फेयर से स्वेप्ट अवे ये निकल गई। तो इसी वजह से आज की डेट में ये नोबल गैसेस हमारे अर्थ पे बहुत ही माइन्यूट जस्ट ट्रेसेस की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं। तो अब हम आते हैं एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन पे ऑफ ड्राई एटमॉस्फेयर। तो ये गैसेस हैं, इधर है हमारा परसेंटेज ऑफ एयर। तो एयर में इनकी कितनी परसेंटेज है? सबसे ज़्यादा अमाउंट में दैट इज योर नाइट्रोजन, N2 दैट इज 78.08। सेकेंड इज ऑक्सीजन, O2 दैट इज 20.95। तो ये दोनों ही गैसेस देखिए आपका मैक्सिमम बल्क दैट इज 99.03% बना देती हैं। थर्ड इज आर्गन 0.93, फोर्थ इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज 0.039। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कुछ बुक्स में 0.036 भी मिल सकता है, इनिशियली इट वाज 0.033। तो अभी हमने इसकी अमाउंट जो है पोल्यूशन की वजह से, जो हम बहुत सारा कोल वगैरह बर्न करते हैं और अपने जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हैं, तो उससे हमने इसकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर दी है। कुछ बुक्स में अभी भी आपको 0.036 मिल सकता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैक्सिमम जो अभी बुक्स में जो लेटेस्ट है वो काउंट हो रहा है, दैट इज 0.039, राइट। और इसकी जो अमाउंट है ये दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है, राइज हो रही है। आपको पता ही होगा जैसे CO2 इज वन अमंग द इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस। तो इसके बारे में हम एक डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और परसेंटेज ऑफ एयर, परसेंटेज आउट ऑफ 100, और दूसरा एक और तरीका भी होता है दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। तो इसको आप पार्ट्स पर मिलियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 390 ppm दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। देन नेक्स्ट इज नियॉन, इसकी परसेंटेज, देन हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड
ओजोन। तो स्टूडेंट्स इनकी परसेंटेज को रटने में आपको मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दीज आर मेनली फाउंड इन द ट्रेसेस ओनली, और इसमें अगर थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है तो सिर्फ ये देख लीजिए कि कौन कौन सी गैसेस जो हैं वो ट्रेसेस की फॉर्म में होती हैं, rather than just mugging up each and every number। अगर आपने मग अप करना है तो आप इनिशियली these 4, नाइट्रोजन 78% अराउंड आप ऐसे कह सकते हैं, ऑक्सीजन अराउंड 21% एंड आर्गन 0.93, एक से भी कम है 0.93 है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 0.039%। तो ये मेन फोकस करिएगा। उसके बाद कौन कौन सी गैसेस है प्रेजेंट है, इनको सिर्फ आप ध्यान दीजिए, और परसेंटेज जो है वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।